हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन 2। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एवरी सैटरडे एक प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए रखेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, वैसे तो आज हमें आपके साथ लाइव होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लाइव नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एक प्रीमियम क्लास रहेगी। बाकी मैं आप लोगों को आपका जो टाइम होगा वो हर क्वेश्चन के लिए दूंगा और उसको आप लोगों को आंसर करना है, और जो कमेंट सेक्शन जो चल रहा होगा लाइव चैट उसमें आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पैटर्न पकड़ना है कि यहाँ पर क्या है। बाकी मैंने इस तरीके का पैटर्न पहले शायद नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि जो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर किस तरीके से कोड किया गया है। ठीक है, तो मैं इसके लिए आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसके लिए मैंने आपको दिए हैं 4 मिनट। ठीक है, करो। पहले आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर क्या किया गया है। ठीक है, ध्यान से अगर आप लोग ये देखोगे वर्ड्स को और जो कोड है उसको, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पर एक तो नंबर है और एक लेटर है, तो ये नंबर और लेटर यहाँ पर कैसे आ रहे हैं इसको आपको समझना है। ठीक है, अगर आपने इसको डिकोड कर दिया तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आप सेकंड्स में जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। करो, सभी को ट्राई करना है, और जिसका आंसर हो जाता है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करना है सभी को। आपका हाफ टाइम हो चुका है। अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लेते हो यहाँ पर, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। मैं हिंट भी दे देता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं और कुछ नंबर्स हैं। हर लेटर के लिए एक नंबर है, और हर वर्ड के लिए एक नंबर है और एक लेटर है। तो आप लोगों को वो पकड़ना है कि नंबर कैसे आ रहा है और ये लेटर कैसे आ रहा है। अगर इसको पकड़ लिया तो आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया है। ठीक है, 30 सेकेंड्स लेफ्ट। चलिए, टाइम आप लोगों का हो चुका है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, देखो,
यहाँ पर क्या बोला गया है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये जो बिकम यूर रोल मॉडल है इसके लिए क्या दिया गया है, S4 C6 N5 Z4, ठीक है। यानी कि हर वर्ड के लिए यहाँ पर क्या है, एक लेटर है और एक नंबर है, ठीक है। अगर देखो, अगर हम S4 कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज किया S4, ठीक है, S4 मैंने चूज किया। अब यहाँ पर 4 किस किस में है, एक यहाँ पर 4 है, एक यहाँ पर 4 है, 4 को रहने देते हैं, हम वो नंबर लेते हैं जो कॉमन नहीं है। यहाँ पर अगर हम 6 को ले लेते हैं, मान लो C6 को हमने यहाँ पर चूज कर लिया है, ठीक है। अब C6 है, वो इनमें से किसी न किसी का तो कोड होगा, पता है, किसी न किसी का तो कोड C6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर फिर से 4 है, ठीक है। हमने यहाँ पर ध्यान दिया, देखो जो बिकम है, बिकम इसमें कितने लेटर हैं, इसमें लेटर है 2, 2, 4 और 6, ठीक है। बिकम में कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। आगे चलते हैं यूर, यूर में कितने लेटर हैं, यूर में है 4, ठीक है। इसी तरीके से जो रोल है उसमें कितने लेटर है, उसमें भी 4 लेटर है। और जो मॉडल है उसमें कितने लेटर है, उसमें है 5 लेटर, ठीक है। अब कुछ समझ में आया। यहाँ पर हमने जब C6 को चूज किया है तो ये किसके लिए होगा, देखो 6 किस में है, सिर्फ एक में है, किस में, बिकम में। यानी कि हमें पता लगा कि क्या है, जितने यहाँ पर इसमें अल्फ़ाबेट है बिकम में, उतने ही यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, उतना ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया है। यानी कि बिकम में 6 अल्फ़ाबेट थे तो यहाँ पर 6 लिख दिया गया है। अब यहाँ पर क्या किया है, C कहाँ से आया, यहाँ पर जो इसका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर क्या है, B है, उसका जो नेक्स्ट है वो इसने लिख दिया है C, ठीक है। C6 हमें पता लगा कि ऐसे आया, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो सोचा है वो सही है। जो यहाँ पर मेथड यूज हुआ है वो सभी के ऊपर यूज होना चाहिए, है ना। तो हम देख लेते हैं यूअर के लिए, ठीक है। अब यूअर के लिए एक में 4 होना चाहिए, यहाँ पर 4 2 में है, एक S4 है, एक Z4 है। अब हमें यूअर का नहीं पता कि कौन सा है, तो Y हमने देखा यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है कौन सा है, Y। अब Y से अगला लेटर कौन सा है, Z, तो Z4। ये किसका हो गया, ये हो गया यूअर का, ठीक है। यूअर के लिए क्या हो गया, Z4 हो गया। अब रोल के लिए देख लेते हैं, रोल के लिए, रोल के लिए क्या है, रोल में भी कितने लेटर हैं, 4 लेटर है, ठीक है। तो 4 तो नंबरिंग हो गई। अब अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, R से अगला क्या है, R से अगला है S, यानी कि S4 किसका हो गया, रोल का हो गया। यानी कि जो हमने मेथड सोचा था, जो पैटर्न हमने यूज किया था, वो सभी के ऊपर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं मॉडल के लिए, मॉडल में कितने हैं, 5 है। अब M से जो अगला लेटर है वो कौन सा आता है, N आता है, तो ये हो गया N5, ठीक है। और किसी में भी हम चेक कर सकते हैं, मान लो हम यहाँ पर कर लेते हैं अदर्स के लिए, ठीक है। अब अदर्स में हमने सबसे पहले चेक किया कितने लेटर हैं, 2, 2, 4 और 6, ठीक है। नंबरिंग हमें पता लगी कितनी है, 6 है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है, O। अब O से अगला क्या आता है, P, ठीक है। तो हमें पता लग गया है कि अदर्स के लिए जो कोड है वो क्या होगा, P6 होगा, यानी कि ये वाला। अब समझ में आया, ठीक है। कोड करना सीखा आपने, बिल्कुल नया तरीका है ना। अब यहाँ पर हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड रिव्यू इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब देखो, अब हमें यहाँ पर इनसे नहीं चेक करना है कि यहाँ पर तो सर रिव्यू है नहीं, तो हम कैसे बताएंगे। हमने जो मेथड सीखना था हमने सीख लिया है कि यहाँ पर जो कोड किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। तो हम रिव्यू के लिए भी कोड कर सकते हैं। तो रिव्यू में सबसे पहले हमने देखा कि कितने लेटर हैं, 2, 2, 4 और 6। तो नंबरिंग हमें पता लग गई कि 6 है, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट का कैसे पता लगेगा, तो अल्फ़ाबेट हमें पता लगेगा जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर का अगला R से आगे क्या आता है, S, तो ये आ गया S6, ठीक है। यानी कि रिव्यू के लिए जो कोड किया गया है वो कोड किया गया है S6, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब समझ में आया, आसान था, है ना। बस आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि ये कोड किस तरीके से किए गए हैं, ये कोड जो है ये किस तरीके से किए गए हैं। इनके ऊपर जो आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप लोग आराम से देख पाओगे, है ना। अब इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल हैव देयर कोड F6
इन दी गिवन कोड लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। अब आप लोगों को ये तो पता लग गया कि हम कोड किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप शायद आंसर कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया है 1 मिनट का। चलिए करिए, बताइए। यहां पर पूछा है कि F6 किसका कोड होगा, बताओ। फिफ्टीन सेकेंड लेफ्ट। तो चलिए, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि इसको हम कैसे करेंगे। यहां पर हमें बोला गया है कि F6 है वो किसका कोड हो सकता है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन यहां पर देखेंगे। ठीक है, हम यहां पर ऑप्शंस की सहायता लेंगे। जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, इसमें है 11। 11 के लिए हम क्या बता सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर हैं। 2, 2, 4 और 6, इसमें 6 लेटर हैं। ठीक है, अगर 6 लेटर हैं तो नंबरिंग तो हमें पता लग गई कि 6 होगी। अब ये देख देख लेते हैं कि जो अल्फ़ाबेट है वो क्या होगा। जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है, ई है। ई से अगले वाला कौन सा आएगा, एफ। F6, ये भी सही है। यानी कि हमारा जो 11 है उसके लिए क्या है, राइट है ये। अब आगे चेक कर लेते हैं। इनफ के लिए क्या है, इनफ में कितने हैं, 2, 2, 4 और 6, इसमें भी 6 लेटर हैं। ठीक है, जो पहला लेटर है वो कौन सा है, ई है। तो इससे अगले वाला जो लेटर होगा वो क्या होगा, एफ होगा। इसके लिए भी F6 है। ठीक है, अब सी देख लेते हैं। सी के लिए कितने हैं, एम्पायर में, इसमें भी 6 जो लेटर्स हैं। और जो पहला लेटर है वो है ई। ई का अगला क्या होगा, एफ। यानी कि इन सभी में F6 बन रहा है। अब ऑप्शन डी है वो क्या दिया गया है, 11 एंड एम्पायर। लेकिन इन दोनों के अलावा यहाँ पर इनफ में भी तो F6 बन रहा है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि ऑल ऑफ दीज। समझ में आई बात। ठीक है, आसान था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको करो, हमें बताना है कि सुपर ओवर के लिए क्या कोड होगा। ठीक है, तो चलिए करिए। आपका टाइम है 30 सेकेंड्स का, करो। टाइम आपका हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम बता सकते हैं आसानी से। ये बिल्कुल आसान है। हमें बताना है सुपर ओवर के लिए इनमें से कोड क्या होगा। तो सुपर ओवर के लिए हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सुपर को देखें, इसमें कितने लेटर हैं, 2, 2, 4 और 1, 5 लेटर हैं। तो नंबरिंग हमें पता लग गई कि 5 होगी। अब जो हम क्या देखते हैं, पहला लेटर देखते हैं। पहला क्या है, एस है। तो एस से अगला क्या आएगा, टी। तो एक तो हो गया T5, यानी कि सुपर के लिए हो गया T5। इसी तरह से हम देख सकते हैं ओवर के लिए। ओवर में कितने लेटर हैं, 4। तो 4 हो गई नंबरिंग। अब जो फर्स्ट लेटर है कौन सा है, ओ। ओ से अगला क्या है, P, यानी कि T5 और P4 सुपर ओवर के लिए कोड है। अब देख लेते हैं T5 और P4 कहाँ पर है, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, राइट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द कोड फॉर द वर्ड्स नेवर लुक। ठीक है, यहां पर ब्लैंक है। यहां पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड आ सकता है। इज कोडेड एज M4C5O5 इन द कोडेड लैंग्वेज, देन व्हाट विल बी द मिसिंग वर्ड, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, करो, बताओ। 1 मिनट का टाइम है। आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर
इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। इससे इसको कैसे करेंगे, जो कोड हमें दिए हैं उनकी सहायता लेंगे हम, ठीक है। करो। टाइम्स अप, टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले क्या है, नेवर है, तो नेवर के लिए हम निकाल लेते हैं। नेवर के लिए कोड क्या होगा, देखो कितने हैं इसमें लेटर, 2, 2, 4 और 1, 5, तो नंबरिंग हमें पता लग गई कि 5 होगी। अब जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एन, एन से अगला क्या है, ओ, तो नेवर के लिए हो गया O5, ठीक है। अब इसमें O5 है यानी कि O5 तो एलिमिनेट हो गया, ये हो गया नेवर के लिए। अब लुक के लिए देख लेते हैं, लुक में कितने हैं, 4 है। जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है, एल है, एल से अगला क्या है, एम, तो M4 यानी कि ये वाला भी किसका हो गया, लुक का हो गया। अब हमें C5 का बताना है, C5 यहाँ पर किसका जो कोड होगा, C5 का कोड होगा। अब यहाँ पर जो ये वर्ड्स हमें दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि C5 का कौन सा होगा, ठीक है। C5 के लिए, अब C5 के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर कितना है, यहाँ पर 5 है, यानी कि जो लेटर होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, कितने हैं इसमें, 4 है। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, इसमें कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो ये तो हो गया 5। अब क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर क्या है, बी, और इससे अगला क्या होगा, सी, तो इसका बन रहा है C5, ठीक है। ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अब डी देख लेते हैं, जो डी है इसमें कितने हैं, 2, 4, 6, इसमें 6 है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ई भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा बिलो, ठीक है, बिलो। समझ में आया, आ गया समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। हमें बताना है हाउ इज द जोश, इसके लिए कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं 30 सेकेंड्स। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको दिए हैं 30 सेकेंड्स, करो। टाइम्स अप, टाइम आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। देख लेते हैं हाउ इज द जोश, इसके लिए कोड क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं हाउ के लिए, हाउ में कितने लेटर हैं, 3। अब एच का अगला आई, ठीक है, I3 हो गया। इज को देख लेते हैं, इज में कितने हैं, 2 है। आई से अगला क्या आता है, जे, ये जे हो गया। डी के लिए देख लेते हैं, कितने हैं, 3 है। टी से अगला यू। अब देख लेते हैं जोश के लिए, जोश में कितने हैं, 4 है। और जे का अगला क्या आएगा, के, यानी कि I3, J2 और U3 और K4 कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया सभी को, आसान था बिल्कुल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम, ठीक है। करो, 2 मिनट है आप लोगों के पास और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, करो।
अगर आप लोगों ने हमारी जो ब्लड रिलेशन वाली क्लास है उसको ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ हमने किया था, बस यहाँ पर नाम चेंज हुए हैं, वहाँ पर कुछ और नाम थे, यहाँ पर कुछ और नाम है। ठीक है, अगर वहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल एज इट इज़ है, बस नाम यहाँ पर चेंज है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, क्या बोला गया है यहाँ पर। अभिषेक इज सन ऑफ अमिताभ's फादर सिस्टर, प्रकाश इज सन ऑफ तेजी हु इज मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ, हरिवंश इज फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक, तेजी इज वाइफ ऑफ हरिवंश। ठीक है, ये हमें दिया है और हमसे पूछा है हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, अभिषेक इज सन ऑफ अमिताभ's फादर सिस्टर। ठीक है, अगर अमिताभ यहां पर है, क्या बोला गया है, अभिषेक इज अमिताभ's फादर सिस्टर सन। ठीक है, ये अमिताभ के पिता हो गए और ये उनकी बहन हो गई, और जो अभिषेक है ये इनके बेटे हैं। ठीक है, तो अभिषेक ये हो गए। ठीक है, आगे क्या बोला है, प्रकाश इज सन ऑफ तेजी हु इज मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। अमिताभ की क्या है, ग्रैंड मदर है, यानी कि इसके पिता की क्या है, माँ है। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। और साथ में क्या बोला है, प्रकाश इज सन ऑफ तेजी, तो ये तेजी है। तेजी तो हमें पता लग गया था क्या कि ये ग्रैंड मदर है किसकी, अमिताभ की, तो ये हो गई। अब प्रकाश इज सन ऑफ तेजी, जो प्रकाश है ना वो बेटा है किसका, तेजी का, तो प्रकाश ये हो गया। अब प्रकाश का हमें नहीं पता कि प्रकाश ये है, हो सकता है प्रकाश ये वाला भी हो। ठीक है, ये भी तो सन है, हो सकता है प्रकाश ये वाला हो। ठीक है, और क्या बोला है, हु इज मदर ऑफ विकास। ठीक है, अब हो सकता है ये विकास हो या फिर ये विकास हो। ठीक है, यानी कि इन दोनों का हमें नहीं पता कि कौन से वाला कौन सा है। ठीक है, ये बिल्कुल हमने एक क्वेश्चन किया था, अच्छे से समझाया था आप लोगों को। अब आगे क्या बोला है, हरिवंश इज फादर ऑफ नीला, हरिवंश है ना वो फादर है किसका, नीला का, एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक, और अभिषेक का क्या है, ग्रैंड फादर है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रैंड फादर। ठीक है, कौन है, हरिवंश, तो ये एच से हमने डिनोट कर दिया। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, पति पत्नी हुए, हरिवंश और तेजी क्या हुए, पति पत्नी हुए। और ये जो बची है ये कौन बच गई, नीला, तो ये हो गई नीला। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी, जो अभिषेक है ना वो तेजी से किस तरीके से रिलेटेड है। तेजी कहाँ पर है, तेजी है यहाँ पर और अभिषेक है यहाँ पर, तो अभिषेक तेजी से किस तरीके से रिलेटेड है बताओ। अब आप बता सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रैंडसन, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल किया था हमने क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये है हमारा नंबर सीरीज का। ठीक है,
तो चलिए करिए, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, करो। हो गया? जिसका हो गया वो कमेंट करे, ठीक है। जो लाइव चैट बॉक्स है उसमें कमेंट करे। और टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर ये है, हमसे यहाँ पर मिसिंग टर्म पूछी गई है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम इनके बीच का गैप देखते हैं। अगर गैप कुछ कम है या फिर लगातार अचानक से एक्सटेंड नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 1 का है। यहाँ पर कितना है, 3 का है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 9 का, और यहाँ पर है 27 का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर एक डायरेक्ट पैटर्न बन रहा है जो हमें पता लग रहा है। क्या, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 27 है। यानी कि हर बार क्या किया जा रहा है, हर बार उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था बताओ, तो यहाँ पर 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 81। अब 81 किस में ऐड कर देंगे, 87 में। तो 87 में हमने ऐड कर दिया 81, यानी कितना आ गया, 168। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 168 आना चाहिए था। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, ये तो सभी का बना होगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म हमसे पूछी गई है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब करो। टाइम्स अप, टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसमें भी डिफरेंस लेके देखा। यहाँ पर जब हमने डिफरेंस लिया, यहाँ पर है 188, यहाँ पर है 269, इनका डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 81, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, अब कितना जाएगा, ये हो गया 4 और ये आ गया 6, ठीक है, 64 का हो गया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 9 और 4, 49 का। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 6 और 3, ठीक है, यहाँ पर है 36 का। हमने सबसे पहले डिफरेंस लिया इनके बीच का। जब हमने इन डिफरेंस को देखा यहाँ पर, तो अब आप लोगों को समझ में आया कि क्या है सभी। देखो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर आना चाहिए, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर सभी क्या हो रहे हैं, यानी कि इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो अब 418 में हमें 25 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 8 और 5 13, 3 और 1 4, 4 4 3, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, ये थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन आपको सभी को करना है। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ 3 मिनट का टाइम। ठीक है, तो चलिए करिए स्टार्ट। 3 मिनट का मैंने टाइम दिया है। अगर यहाँ पर कुछ केस बन रहे हैं तो आपको वो केस बनाकर चलना है साथ में। ठीक है, करो। हाफ टाइम आपका हो चुका है। ठीक है, एक मिनट बची है आपके पास। फाइव सेकेंड्स लेफ्ट। चलिए मैं 30 सेकेंड और दे देता हूँ आपको इसी क्वेश्चन में। ठीक है, 30 सेकेंड्स का और टाइम ले लीजिए आप लोग, करिए। ओके, टाइम आपका हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है 8 persons फ्रॉम ए टू एच सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है, कितने पर्सन हैं? 8 पर्सन हैं, और सभी सर्कुलर टेबल के अराउंड फेस, जो फेस है ना वो सेंटर की तरफ करके बैठे हैं। ठीक है, आगे बोला है सच दैट सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स डायगनली अपोजिट टू डी, F sits opposite to the one who is on the immediate left of B। ठीक है, आगे बोला है neither F nor G is adjacent to C, H sits second to the right of B। ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 8 पर्सन्स के लिए बना दिया, और सभी का जो फेस है वो क्या है, इन सेंटर है।
तो मैंने सभी का फेस कर दिया है वो सेंटर की तरफ कर दिया है। ओके, अब देखो हमें क्वेश्चन देखना है कि हम कहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। अब स्टार्ट करने के लिए तो क्वेश्चन हम पहली लाइन से भी स्टार्ट कर सकते थे। कौन सी से? सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो आगे सी और ई का कहीं पर जिक्र है क्या? कहीं पर सी और ई के साथ हम आगे रिलेशन बना सकते हैं? हमने जब पढ़ा नहीं बना सकते। ठीक है, बाकी मैं एक बार आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूं। अगर मैं सी और ई को एक साथ स्टार्ट में शुरू करता हूं तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्यों नहीं बन पाता। ठीक है, मैंने बनाया सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई को अगर मैंने यहाँ पर ले लिया तो सी कहाँ पर है? सी है यहाँ पर। लेकिन अब C और E के बारे में कहीं पर भी कोई बात नहीं है। C के बारे में सिर्फ यहाँ पर बोला गया है, वो भी क्या बोला गया है? नाइदर F नोर G इज एडजेसेंट ऑफ C। ठीक है, ये बोला गया है। आगे हम कहीं पर भी क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने क्या किया? इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए रहने दिया, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। यहाँ पर जो लास्ट लाइन थी H सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ B, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर B यहाँ है तो H कहाँ पर होगा? B के सेकंड राइट में क्या है? H है। ठीक है, आगे यहां पर एक लाइन और थी क्या? F सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B है ना, कौन है? ये वाला। इसके अपोजिट कौन बैठा है? F बैठा है। तो F को भी हमने प्लेस कर दिया, F की प्लेसिंग हो गई। ठीक है, अब देखो और क्या क्या बोला गया था? यहां पर बोला गया था F सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। ये हो गया था नाइदर F नोर G एडजेसेंट ऑफ C। ठीक है, अब F यहां पर है तो C यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि F और G के पास C नहीं बैठता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब एक और था क्या? C इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। अब हमारे पास कुछ केस बन रहे हैं। अब केस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक सिमिलर बिल्कुल सेम एक और डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डायग्राम एक और ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी का फेस भी क्या है? इन सेंटर है। और यहाँ पर कौन बैठा है? F बैठा है। यहाँ पर है H और यहाँ पर है B। ठीक है, यहाँ पर C बैठ नहीं सकता। बिल्कुल सेम डायग्राम हमने ड्रॉ किया। उसके बाद देखो हमें यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज लेनी होंगी कि C को और H को हम कहाँ पर बैठा सकते हैं। C इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। देखो अब एक बार तो C को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो E कहाँ पर आता है? E यहाँ पर आता है। सही है बात? अब देखो अगर C और E को हम यहाँ पर नहीं बैठाते हैं तो कहाँ पर बैठाते हैं? अगर C को यहाँ पर बैठाते हैं तो E को बैठाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, E को कहाँ पर बैठाना पड़ेगा? E को बैठाना पड़ेगा यहाँ पर। अब C और E को अगर हमने यहाँ पर बैठाया है तो G कहाँ पर आएगा? G आएगा यहाँ पर, आएगा ना G। क्यों? क्योंकि C का और जो C है ना वो किस किस का पड़ोसी नहीं है? G का और F का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, सॉरी, G यहाँ पर भी तो आ सकता है, G यहाँ पर भी आ सकता है। G की भी पोजीशन हमें नहीं पता है। ठीक है, G यहाँ पर भी आ सकता है और G यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, एक और बात बोली गई है यहाँ पर क्या? A इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू D। जो A है ना वो कहाँ पर बैठता है? थर्ड राइट में बैठता है। किसके? जो D के डायगोनली अपोजिट है। अब देखो अगर हमें G का अभी नहीं पता है G कहाँ पर है। ठीक है, G को भी हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। हमें D की पॉसिबिलिटीज देखनी है, D और A कहाँ पर बैठ सकते हैं। जब C और E को हमने यहाँ पर बैठाया, मान लो अगर D को हमें यहाँ पर बैठाना हो तो क्या बोला गया है? A इज थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू D। D के जो अपोजिट है ना उसके थर्ड राइट में कौन बैठता है? A बैठता है। देखो 1 2 3, यहाँ तो ऑलरेडी E बैठा हुआ है यानी कि D यहाँ पर बैठेगा नहीं। तो D को यहाँ पर बैठा के देखते हैं, जहाँ पर रिक्त स्थान होगा वहीं पर तो बैठाएंगे D को। D को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो D के जो अपोजिट है कौन? E। E के थर्ड राइट में कौन बैठना चाहिए? A बैठना चाहिए। 1 2 3, यहाँ पर भी A नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, तो D यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। D को यहाँ पर बैठा के देख लेते हैं। जब D को यहाँ पर बैठाया तो इसके अपोजिट कौन है? B है। और B के थर्ड राइट में कौन होना चाहिए? A होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तो F है।
तो ये वाली प्लेसिंग क्या है, ये वाली प्लेसिंग रॉन्ग हो गई है, ठीक है। यानी कि सी और ई को हमने क्या कर दिया है, रॉन्ग प्लेस पर बैठा दिया है, ठीक है। अब सी को यहाँ पर बैठाते हैं और ई को यहाँ पर बैठा लेते हैं। मैं एक ही केस में बता रहा हूँ, उसका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर सी को यहाँ पर बैठा लेते हैं और ई को यहाँ पर बैठा लेते हैं तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब हमें देखना है कि जी कहाँ पर बैठ सकता है। जी कहीं पर भी बैठ सकता है यहाँ पर, ठीक है। हमें देखना है ये वाला, ए इज थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू डी। अब डी कहाँ कहाँ बैठ सकता है, डी यहाँ पर भी कहीं पर भी बैठ सकता है, लेकिन हमें ए को भी प्लेस करना पड़ेगा कि ए कहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर डी को हम यहाँ पर बैठाते हैं, डी को यहाँ पर बैठाते हैं तो डी के अपोजिट कौन है, एच है। एच के थर्ड राइट में कौन बैठना चाहिए, एच के थर्ड राइट में ए बैठना चाहिए। तो देखते हैं 1 2 और 3, ए यहाँ पर बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, ठीक है। अब सी यहाँ तो है नहीं, सी यहाँ पर बैठ चुका है, सिर्फ एक बचा है। एक कौन बचा है, एक बचा है जी। तो जी को हमने बैठा दिया यहाँ पर, यानी कि ये क्या हो गई, ये इनकी प्लेसिंग हो चुकी है, ठीक है। समझ में आई बात। हमें यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी। ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग सकता है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, समझने वाली बात है इसमें, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर हमने क्या किया है। इसका आंसर देख लेते हैं। हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, नन ऑफ दीज, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। देखो, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमें बोला गया है कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया 8 पर्सन्स के लिए, और सभी का जो फेस है वो इन सेंटर है, तो सभी का मैंने फेस कर दिया है इन सेंटर, ठीक है। अब जो पहली लाइन थी, सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से। एच सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। बी अगर यहाँ पर लिया गया है तो एच कहाँ पर आ गया, एच आ गया बी के सेकेंड राइट में, ठीक है। अब क्या बोला गया था, एफ सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के जो इमीडिएट लेफ्ट है ना, उसके अपोजिट कौन बैठता है, एफ बैठता है। तो एफ को यहां पर हमने प्लेस कर दिया। और आगे क्या बोला था, एफ नाइदर एफ नॉर जी इज एडजेसेंट टू सी। सी के पास कौन कौन नहीं है, एफ और जी नहीं है। तो एफ तो हमें पता लग गया, जी का भी हमें पता नहीं है, तो सी के पास तो सी हो नहीं सकता, यानी कि यहां पर तो सी आ नहीं सकता, इतना हमें पता लगा। उसके बाद हमने ये वाली जो लाइन थी, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू डी, इसको यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी जिसको हमने एक एक करके देखा, ठीक है। जब हमने क्या किया, ए को जब हम यहाँ पर सी और सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई था, तो सी को हमने यहाँ पर बैठाया और ई को यहाँ पर बैठाया। दूसरा केस भी मैंने बताया था कि सी को यहाँ पर बैठाया तो ई को यहाँ पर बैठाया, ठीक है। इस तरीके से हम केस को देख लेंगे। जब यहाँ पर हमने पुट किया सी और ई को, तो क्या था, ए इज थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू डी। अब हमें देखना है, अगर डी को हम यहाँ पर बैठाते हैं तो क्या बोला गया है, जो डी के अपोजिट जो होगा ना, उसके थर्ड राइट में कौन बैठा होगा, ए बैठा होगा। तो डी के अपोजिट में कौन था, एच था। एच के थर्ड राइट में हमने काउंट किया 1 2 3, तो यहाँ पर कौन बैठा होना चाहिए, ए बैठा होना चाहिए। तो ए को हमने यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। अब सिर्फ एक प्लेस बचा है, तो यहाँ पर कौन बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया जी, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने प्लेसिंग की है ये बिल्कुल राइट की है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसको ये फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया था ऑप्शन ई, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स डायगोनली अपोजिट टू बी। बी के डायगोनल अपोजिट कौन बैठा है, तो बी के अपोजिट बैठा है जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, जी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये वाला आपको करना है। यहां पर बोला गया है, ए ग्रैंड मदर, मदर एंड डॉटर विश टू अरेंज देमसेल्फ इन ए रो इन ऑर्डर टू बी फोटोग्राफ्ड। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दे अरेंज देमसेल्फ, ठीक है। ये आपको बताना है। 3 लोग हैं, कौन, ग्रैंड मदर, मदर और डॉटर।
इनको आपस में अरेंज करना है एक रो में, तो कितने तरीके से ये आपस में अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है वैसे तो, ये आपको करना है। तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। ठीक है, काफ़ी टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, 1 मिनट का टाइम है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो टाइम आपका समाप्त हो गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला गया है एक ग्रैंड मदर, मदर एंड डॉटर विश टू अरेंज देमसेल्फ इन ए रो इन ऑर्डर टू बी फोटोग्राफ्ड। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दे अरेंज देमसेल्फ। ठीक है, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ग्रैंड मदर, मदर और डॉटर। ठीक है, इनको मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट लेटर से। ग्रैंड मदर हो गई, मदर हो गई और डॉटर हो गई। ये आपस में अरेंज होना चाहिए, अरेंज होना चाहते हैं एक रो में। तो किस किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। हो सकता है ग्रैंड मदर पहले बैठी हो, उसके बाद मदर बैठी हो और डॉटर बैठी हो। ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, ग्रैंड मदर तो यहीं हो लेकिन डॉटर यहाँ पर आ जाए और मदर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, दूसरा तरीका है। अब हो सकता है मदर आगे आ जाए और ग्रैंड मदर यहाँ पर हो और डॉटर यहाँ पर हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, मदर तो पहले स्थान पर रहे, डॉटर बीच में आ जाए और ग्रैंड मदर लास्ट में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है डॉटर पहले हो, मदर बीच में हो और ग्रैंड मदर लास्ट में हो। और एक और तरीका क्या हो सकता है, डॉटर पहले स्थान पे हो, ग्रैंड मदर बीच में हो और मदर बीच में हो। तो टोटल कितने पॉसिबल जो वेज थे वो कितने थे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 यहाँ पर तरीके हैं इनको अरेंज करने के। समझ में आई बात? ठीक है, बाकी इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको पता हो फैक्टोरियल का। तो यहाँ पर कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो हमें कर देना है सिर्फ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल आपको पता है किस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 कितने हो गए, 6। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन 1 यानी कि 6। समझ में आया? आसान था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है इन ए रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी who is 21st from the right end. If Malini, who is 17th from the left end, is 4th to the right of Rina, how many girls are there in a row? ठीक है, यहाँ पर many है, ठीक है, ये नहीं है। How many girls are there in a row, ये आपको बताना है। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, करो। 2 मिनट का टाइम है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, करो।
हाफ टाइम हो चुका है आपका। ओनली 10 seconds लेफ्ट। टाइम्स अप, टाइम आपका हो गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या बोला गया है। इन ए रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड। इफ मालिनी, हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन ए रो। ठीक है, हमें बतानी है कितनी लड़कियां हैं एक रो में, और सभी का फेस किस साइड है, नॉर्थ की साइड है। ठीक है, यानी कि इस साइड है, तो वे किस किस तरीके से रो में बैठी होंगी, वो इस तरीके से रो में बैठी होंगी ना। अब बोला गया है रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। देख लेते हैं, अगर मान लो पल्लवी यहां पर है तो रीना किस साइड होगी, रीना होगी पल्लवी के लेफ्ट साइड में। ठीक है, कौन सा नंबर पर, 10th पे, यहां पर है रीना। तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होंगे, इन दोनों के बीच में 9 पर्सन होंगे। ठीक है, जो रीना है वो 10वें नंबर की है, पल्लवी से 10वें नंबर पर है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 9 है। यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं। इतना समझ में आया। अब बोला है पल्लवी हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, जो पल्लवी है ना वो राइट एंड से कौन से नंबर की है, 21st है। ठीक है, तो यहां पर कितनी होंगी, 20 होंगी, यहां पर कितनी होंगी, 20 होंगी। ठीक है, पल्लवी 21 है। ठीक है, यहां तक है 20, अगर पल्लवी को साथ में काउंट कर लेते हैं तो पल्लवी तक कितने हैं, 21 है। ठीक है, यानी कि जो पल्लवी की रैंक है वो राइट एंड से 21st है। अब समझ में आई बात। आगे बोला है इफ मालिनी हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो मालिनी है ना वो लेफ्ट एंड से 17th नंबर की है, इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, वो क्या है, रीना के 4th राइट में है। अब देखो रीना के 4th राइट में यहां पर। ठीक है, तो रीना और मालिनी के बीच में कितने हुए, 3rd हुए, 3 हुए, तो यहां पर है मालिनी। ठीक है, और जो मालिनी है वो लेफ्ट एंड से कौन से नंबर की है, 17वें नंबर की है, तो यहां पर हमने कर दिया इनके बीच में कितने होंगे, 16 यहां पर है, और अगर मालिनी को यहां पर काउंट करते हैं तो मालवी कौन से नंबर की है, 17वें नंबर की है। ठीक है, अब रीना और मालिनी के बीच का भी हमें पता लग गया कि कितने हैं, 3 है। अब हमें बताने हैं कि टोटल जो इनमें रो में गर्ल्स हैं वो कितनी है। अब हम काउंट कर लेते हैं। देखो यहां पर कितना है, 16। ठीक है, यहां तक तो है 16, जो मालिनी है ना वो 17वें नंबर की है, 17वें नंबर की है ना, तो 17 तो हम यहां तक कर लेते हैं मालिनी तक। ठीक है, 17 तो हमने कर लिए कहां तक, मालिनी तक, तो ये तो हो गए 17। ठीक है, अब देखो टोटल कितने थे, 9 थे। रीना और पल्लवी के बीच में कितने थे, 9 थे। अब मालिनी और पल्लवी के बीच में कितने होंगे बताओ, मालिनी और पल्लवी के बीच में होंगे 5 ही तो होंगे। अगर 9 से हम 3 घटा देते हैं तो 6 बचते हैं, लेकिन मालिनी के साथ है 6। अब मालिनी को हमने इस साइड से भी काउंट कर लिया, तो एक साइड से हम सिर्फ काउंट करेंगे। अगर इस साइड से हम काउंट कर रहे हैं तो ये 17 हो गई, तो यहाँ से एक घटाना पड़ेगा, तब इनके बीच कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक हो गई पल्लवी, तो पल्लवी को हमने काउंट कर दिया, और ये कितने हो गए, यहाँ पर थे 20। ठीक है, तो इन सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड कर लेते हैं, 17 और 5 22, 23 और 20 43। ठीक है, तो कितनी, हाउ मैनी गर्ल्स, 43। ठीक है, तो इस रो में कितनी गर्ल्स हैं, 43 गर्ल्स हैं। समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। ओके, एक बार मैं फिर से बता देता हूं यहां पर क्या था। यहां पर है
रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। अगर पल्लवी को हम यहाँ पर लेते हैं पल्लवी, तो जो रीना है वो 10th 10वें नंबर पर है, पल्लवी के लेफ्ट में 10वें नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई रीना। लेकिन अब देखो यहाँ पर आपको समझना है, कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पर पल्लवी से रीना 10वें नंबर पर है, यहाँ पर रीना है ना वो 10वें नंबर पर है, लेकिन रीना और पल्लवी के बीच में कितने पर्सन होंगे? 9 पर्सन होंगे। ये समझ में आई बात? आगे बोला है हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड। जो पल्लवी है वो 21st है फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड से जो पल्लवी है ना वो कौन से नंबर की है? 21st 21वें नंबर की है। यानी कि पल्लवी से पीछे की साइड कितने पर्सन होंगे? 20 पर्सन होंगे। पल्लवी 21st नंबर की थी तो उसके पीछे कितने होंगे? 20। इतना समझ में आया? उसके बाद बोला है इफ मालिनी हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 4th टू द राइट ऑफ रीना। जो मालिनी है वो 17वें नंबर से है लेफ्ट साइड से, और रीना के 4th राइट साइड में है। अब देखो रीना है यहाँ पर, रीना से हमें 4th राइट साइड यहाँ पर बैठाना है, तो यहाँ पर मैंने बैठा दिया मालिनी को। ठीक है, अब रीना से कौन से नंबर की है? 4th नंबर की है, तो रीना और मालिनी के बीच में कितने पर्सन होंगे? 3 पर्सन होंगे। समझ में आई बात? अब जो मालिनी थी वो लेफ्ट साइड से कौन से नंबर की थी? 17वें नंबर की थी, तो मालिनी से पीछे की साइड, आगे की साइड सॉरी, कितने पर्सन होंगे? 16 पर्सन होंगे। अब देखो रीना और पल्लवी के बीच में थे तो 9, अब मालिनी और पल्लवी के बीच में कितने होंगे बताओ? मालिनी और पल्लवी के बीच में होंगे 5। क्यों होंगे? देखो 9 तो थे, अब 9 से मैंने 3 घटा दिया, कितने बचे? 6। लेकिन जो चौथा नंबर है वो किसका है? मालिनी का है। लेकिन मालिनी को अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं, एक साइड से ही काउंट करेंगे सिर्फ, या तो इस साइड से कर लो या इस साइड से कर लो। अगर इस साइड से काउंट करते हैं तो मालिनी का कौन सा नंबर है? 17वां नंबर है, तो ये 17वां हो गया। अगर इस साइड से काउंट नहीं करते हैं हम, इस साइड से हम 16 रखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? इस साइड से काउंट कर लेंगे मालिनी को, तो 5 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। या तो आप इस साइड से काउंट कर लो या फिर इस साइड से काउंट कर लो। समझ पा रहे हो? ये हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद पल्लवी बची है, तो पल्लवी को काउंट कर दिया, और पल्लवी के आगे कितने पर्सन है? 20 पर्सन है, तो ये हमने पल्लवी के आगे वाले काउंट कर दिए हैं। एक एक पर्सन को मैंने समझा दिया है आपको कि कैसे हमें काउंट करना है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको यहाँ पर खुद का कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब इनको काउंट कर लेंगे, 22, 23 और 20, 43, यानी कि ऑप्शन 2 क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब पिछली बार हमने क्या किया था? पिछली बार हमने इधर साइड से पल्लवी को, ये सॉरी मालिनी को काउंट किया था, तो इधर साइड से मालिनी को जब काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17वें नंबर की थी तो 17 हो गया। लेकिन इस साइड से हम क्या करेंगे? फिर 5 हमें काउंट करना पड़ेगा। समझ में आया? एक पर्सन को 2 बार काउंट नहीं कर सकते, एक पर्सन को सिर्फ 1 बार काउंट करेंगे। जब ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1 बार काउंट करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे। समझ में आई बात? और आगे था 1, उसके बाद था 20, ये हमने ऐड कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में करवाए थे। अब यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर एक है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है। ठीक है, करो। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पर कुछ जो लाइंस हैं इनमें आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, देखो टाइम आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है। अब देखो
यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 13, 11, 6, उसके बाद है 153, 120 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस साइड से अगर हम देखें तो इस साइड से यहाँ पर कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम वर्टिकली इनको देखें, वर्टिकली यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 13 और यहाँ पर कितना है 153। ठीक है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 11 और यहाँ है 120। यहाँ पर हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखो, अगर यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना होता है 169। ठीक है, इसमें से अगर 4 का स्क्वायर हम माइनस कर दें कितना आएगा 351, यानी कि 153 बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है 11 है, 11 का कितना होगा 121। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 तो यहाँ कर कितना आ गया 120, ये भी बन गया। यानी कि हमें पैटर्न यहाँ पर समझ में आया है, यानी कि सेकंड वाले का स्क्वायर और माइनस फर्स्ट वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पर सेकंड वाला क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब यहाँ पर है फर्स्ट, यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 32। समझ में आई बात, यानी कि क्या है ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए। आप समझ में आया सभी को, आसान था। ठीक है, पैटर्न समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है, ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी आप लोगों को देखना है कि यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, उस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर कोई मिसिंग टर्म है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये जो दो डायग्राम है इनमें सेम पैटर्न यूज हो रहा है, वही पैटर्न आपको इस वाले में यूज करके ये जो मिसिंग टर्म है ये आपको फाइंड करनी है। ओके, तो आपका टाइम दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट का टाइम है इसके लिए भी, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप देखो, टाइम आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 18। ठीक है, इसके बीच में है 6, 14 और 8। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर कितना है 18 है, यहाँ पर है 4, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 14 है। ठीक है, इस वाले में यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 है। और यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 14 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 है। ठीक है, तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो यानी कि मिसिंग टर्म यहाँ पर क्या है 10 है। ओके, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन 3। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये भी आपको करना है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम। ठीक है, 2 मिनट काफी है, 2 मिनट करो।
20 seconds left. ओके, टाइम्स अप। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है B and C are siblings. M has 2 children and he is son of E, who is father-in-law of H. H has only one son. C is not granddaughter of E. ठीक है, ये हमें दिया गया है। B और C क्या है? सिबलिंग्स है। आगे बोला है M has 2 children। ठीक है, M है ना, उसके 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, आगे क्या बोला है? एंड ही इज सन ऑफ ई, और वो किसका बेटा है? वो है ई का बेटा है। ठीक है, हु इज फादर इन लॉ ऑफ एच, जो कि जो ई है ना वो फादर इन लॉ है किसका? एच का। तो एच क्या होगी? एच इसकी वाइफ होगी, तभी तो फादर इन लॉ होगा। ठीक है, आगे बोला है एच हैज ओनली वन सन। अब एम के जो 2 बच्चे हैं वो एच के भी तो बच्चे हैं। अब बोल रहा है एच हैज ओनली वन सन, यानी कि इसका केवल एक बेटा है। C इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ E, और जो C है ना वो ग्रैंड डॉटर नहीं है। हमें पता था B और C क्या है? सिबलिंग्स है, तो B और C यहाँ पर आएंगे। लेकिन C इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ E, यानी कि C क्या नहीं है? E की ग्रैंड डॉटर नहीं है, तो क्या है? ग्रैंड सन है। यानी कि C तो ये हो गया, और ये क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, तो B क्या हो गई? B ई की ग्रैंड डॉटर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बोला गया था एच हैज ओनली वन सन। जब सी इसका सन हो गया तो एक को तो बेटी होना पड़ेगा, तो बी क्या हो गई? एच की बेटी हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, जो बी है वो ई से किस तरीके से रिलेटेड है। तो हम बता सकते हैं जो बी है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी? ई की। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, यानी कि ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक होगा वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।